तो आज डेट 8 नवंबर 2020 और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एडिटोरियल आज नहीं आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर कुछ आर्टिकल्स आते हैं, तो उन्हीं चीजों को आज हम कवर अप करेंगे। यहाँ पर क्या है वो चीजें, पहले तो फर्स्ट पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। और न्यूज क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हार चुके हैं, जो बाइडेन जो है वो जीत चुके हैं। ये न्यूज तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। और ये 46 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, 46वें प्रेसिडेंट है ये हमारे। और नेक्स्ट न्यूज है, न्यूज अगली क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे यहीं से आर्टिकल आपका शुरू हो गया है। ये जो है इसमें बताया गया है कि इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, जिसका नाम जो है EOS-01 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। और इस पेंडेमिक के दौरान में, ये कोविड-19 महामारी के दौरान में 2020 का 2020 का ये पहला मिशन था इसरो का। जैसे मैंने बताया, इसरो ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च कर दिया है। और ये जो लॉन्च किया है आपका कोविड-19 के दौरान पहला है। और 3:12 पर इसे लॉन्च किया गया है, चेन्नई से लॉन्च किया गया है, ठीक है। चेन्नई से लगभग 110 किलोमीटर दूर है, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो सेंटर का नाम है जहां से लॉन्चिंग हुई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और नाम हो गया, ठीक है। और ये जो मैंने बताया इसरो का पहला मिशन था कोविड-19 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक टॉपिक आ जाता है, ये तो हमने जान लिया, ठीक है, ये सैटेलाइट इन्होंने भाई भेजा है इसरो ने, ठीक, कोविड-19 में। लेकिन यहाँ पर इसरो और आ गया एक वर्ड, तो हम इसरो के बारे में और जानेंगे कि इसरो क्या है, ठीक है। नाम से ही वैसे पता लग जाता है सबको कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सब रिसर्च, स्पेस रिसर्च से संबंधित काम करती है, ठीक है। और एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। और ये ऑपरेट होती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर के। और प्लस इसके बाद इसके जो डायरेक्टर है हमारे मिस्टर शिवान ट्रेंडिंग है, जो प्रेसिडिंग एजेंसी है वो इंस्कॉस पर है। और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, बेंगलुरु में है। फाउंडर इसके सारा भाई जी हैं। और फाउंडेड हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो ये हो गया इसरो के बारे में। इसके बाद इसी पेज पर एक गुपकर एलियंस के बारे में आया था। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि गुपकर क्या है, तो सेम चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है गुपकर का ही है, यही है। तो इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, वो वापस मैं रिवाइज कर दूंगा। अगला है, ठीक है, अगला है अर्नब फेल्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉम्बे। अर्नब जो है, ठीक है, वो फेल्स हो गया, उसे रिलीज नहीं किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। एक्चुअली है क्या, इस अर्नब के ऊपर एक सुसाइड का केस 2018 का चल रहा है, ठीक है। ये जो सारा मैटर अब जो हो रहा है, ये अर्नब के उसी सुसाइड केस को लेकर कही जा रही है कि इसी ने मतलब उन्हें सुसाइड के लिए मतलब उत्साहित किया था, या उस सुसाइड के पीछे इनका हाथ है। तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें रिलीज नहीं किया है, ठीक है। और ये उसमें मतलब बेल लेने में फेल हो गए कह सकते हो आप। और ये जो सैटरडे की हियरिंग थी उसमें बताया गया। और कौन है अर्नब, मैंने आपको ये भी बताया था, रिपब्लिक टीवी के ये चीफ एडिटर है, ठीक है। और 2018 का वो जो केस है जो चल रहा है, जिसके तहत इन्हें रखा गया है, 2018 का है वो केस, जिसके तहत ही कस्टडी में है। आगे है पेज नंबर 2। इस पेज पर देखिए, मतलब यानी कि लिखा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट मेकिंग हरियाणा सेल्फ रिलिएंट। हरियाणा में कुछ आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जिसके अंदर क्या बताया गया, काफी सारी चीजें इंक्लूड की गई है। तो वो क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहला तो आपका ये है, गवर्नमेंट जो जॉब प्रोवाइड हो रहे हैं 80,000 से भी ज्यादा यूथ के लिए लास्ट 6 साल के अंदर, मतलब इतने जॉब उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और एक साल में लगभग 10,000 जॉब दे रहे हैं। हरियाणा की बात चल रही है ये, ठीक है। और उसके बाद एक इन्होंने पहल योजना स्टार्ट की थी, जिसमें 34 गवर्नमेंट कॉलेज को कोलैबोरेट किया गया था प्राइवेट कंपनियों के साथ, ताकि स्टूडेंट डायरेक्ट सेलेक्ट होकर जॉब की ट्रेनिंग वहां पर उन प्राइवेट कंपनियों में प्राप्त कर सके। 75% जो रिजर्वेशन था जॉब के अंदर मिला था प्राइवेट कंपनियों का या फर्म का या ट्रस्ट में,
मतलब 75% रिजर्वेशन यूथ के लिए, हरियाणा यूथ के लिए प्राइवेट कंपनीज फर्म ट्रस्ट में रिजर्वेशन मिला हुआ था। उद्योग मित्र स्कीम के तहत इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए। और इसी में आपका 27 ITI कॉलेज थे, ठीक है, सॉरी 27 ITI थे जिन्हें 40 इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके 71 ट्रेड को इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी गई थी, ठीक है। और हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत 68,770 यूथ को एक फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी मिली थी, और वो जो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी आपकी स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग थी। और इसमें से 71,000 के लिए विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में अरेंजमेंट किया गया था इनकी ट्रेनिंग का। तो ये है एक हरियाणा एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो न्यूज आई थी पेज नंबर 2 पर। क्लियर है ये चीजें? यस सर। जी सर। पेज नंबर 12 जो कि यहाँ पर जिसके लिए आज का हमारा पेपर जो है इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर। पेज नंबर 12 जो है पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और इसमें पहला आपका आया था डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन पॉजेज द हर चैलेंजेस। अब यहाँ पर मतलब कोविड-19 के जो वैक्सीन आएगी तो उसकी डिलीवरी के रिगार्डिंग जो है काफी चैलेंजेस होंगे, काफी बड़े चैलेंजेस होंगे, तो उनके बारे में बात की गई है। तो अब बात करते हैं, देखिए आपके सामने चाहे तो ये मेंस का क्वेश्चंस भी बन सकता है। इसमें आ सकता है कि मतलब व्हाट द प्रॉब्लम या व्हाट द चैलेंजेस वी फेस्ड ड्यू टू कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आज का जो ये आर्टिकल है या इसमें काफी चीजें बताई गई है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है, यहाँ पर ये बताना है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, ठीक है, जो आपकी वैक्सीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या पॉलिसी अपनाई गई है या फिर क्या बातें चल रही है, और फिर उसके बाद आपको चैलेंजेस के बारे में बताना है। आर्टिकल के अंदर न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है उसमें बता रखा है कि जो गवर्नमेंट है वो अभी मतलब कहा जाए कि वो गवर्नमेंट जो है अभी उसके पास वैक्सीन आ जाएगी और वो डिस्ट्रीब्यूशन कोविड-19 के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 4 कैटेगरी में किया जाएगा, और कैटेगरी की जो प्रायोरिटी मिलेगी उनमें सबसे प्रायोरिटी किसे पहले दिया जाएगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जिसमें आपके डॉक्टर भी इंक्लूड होंगे, हाँ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जिसमें डॉक्टर इंक्लूड होंगे, नर्सेज इंक्लूड होंगी, आशा वर्कर्स होंगे मतलब एनजीओ वाले होंगे, और सेकंड कैटेगरी होगी आपकी फ्रंटलाइन वर्कर जैसे कि पुलिस हो गए, आर्म फोर्सेस हो गए, या तीसरी कैटेगरी कौन सी, जिनकी एज जो है 50 साल से ऊपर है, और उसके बाद फाइनली दोज बिलो 50 इयर्स विद द कोप, ये मतलब यानी कि लास्ट की कैटेगरी हो गई। तो वही 4 कैटेगरी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब इसके लिए जो है चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहा है सबसे पहले तो अल्ट्रा लो टेम्परेचर। यहाँ पर अल्ट्रा लो टेम्परेचर का मीन्स क्या है, मतलब टेम्परेचर कम होने की बात कही जा रही है। तो ये किस प्रकार से है, यहाँ पर ये है सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वैक्सीन को कभी भी एक कूलेंट जगह पे रखा जाता है, ठीक है। ज्यादा मतलब हम टेम्परेचर वाली जगह पे उसे नहीं रख सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान में जब वैक्सीन एकदम से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसे कूलेंट जगह चाहिए। तो मोस्ट ऑफ कोविड-19 जो वैक्सीन है वो आरएनए वैक्सीन, उनमें ज्यादातर आरएनए वैक्सीन है, और वो उनकी एडवांस स्टेज क्या है फेज 3 की, कि उनके लिए जो ट्रायल्स रिक्वायर थी वो 70 डिग्री सेल्सियस लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक की कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट थी उनके लिए। और इबोला वैक्सीन है उसमें भी सेम काइंड का कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। और यही सबसे बड़ी बात है, यही जो स्टोरेज की बात है यही डिफिकल्टी है, क्यों है, बिकॉज आपका जो वेस्ट अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका में स्टोरेज की डिफिकल्टी है, और वो कूलेंट स्टोरेज की। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अल्ट्रा लो जो टेम्परेचर है वो एक चैलेंज बना हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट दी है ये डॉक्टर कैंग रिकॉल्स ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला चैलेंज हो गया, और उसके बाद सेकंड अगर चैलेंज की बात करते हैं तो वो है रिसोर्सेज नीडेड। फिर सेकंड चैलेंज ये रिसोर्सेज नीडेड कैसे हैं, जैसे कि भारत के अंदर इन इंडिया वी हैव नेवर हैड दिस काइंड ऑफ स्टोरेज। हमारे पास हमें पता है कि इस टाइप की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कभी पूरी नहीं होती है, उसकी फुलफिल नहीं है, ठीक है। एंड बिल्डिंग द इंस्ट्रक्चर फॉर अल्ट्रा कोल्ड, अगर मान लीजिए इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोल्ड स्टोरेज के लिए हम बनाते हैं तो रिक्वायर्स होती है काफी ज्यादा रिसोर्सेज की,
ठीक है, क्यों? वो केवल क्यों है ऐसा? क्योंकि यू नीड नॉट जस्ट द फ्रीजर, केवल आपको एक फ्रीजर की जरूरत नहीं है, परंतु अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब ऐसी पावर सप्लाई जिसमें कोई कट वट ना हो, मतलब यानी कि लाइट कटे ना, कंटिन्यूअस हो वो, ये ऐसा डॉक्टर कैंग ने कहा है। I think we may need to decide whether the vaccines that require from the form of storage should be used only in cities where such facilities can be built। मतलब उन्होंने कहा है कि आई थिंक वी मे नीड, मैं सोचता हूँ कि हमें जरूरत है टू डिसाइड, निर्णय लेने की, कि जो वैक्सीन है उससे रिक्वायर होगी स्टोरेज की, और उस स्टोरेज के लिए शुड बी यूज ओनली इन सिटीज, और वो केवल सिटीज के अंदर यूज हो सकती है जहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी बनाई गई है। ठीक है, गांव में या रूरल के एरिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज यूज नहीं हो सकती है। तो ये चीजें क्या है, यहाँ पर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि रिसोर्सेज की कमी है, तो रिसोर्सेज की कमी भी एक चैलेंज बना हुआ है इसके लिए। दूसरा सॉरी तीसरा है चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, बच्चों और वृद्धों को लेकर, ठीक है, या यहाँ पर युवा को लेकर बात की गई है। तो यहाँ पर क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है आपका, जो वैक्सीनेटिंग का प्रोग्राम है, इसमें कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन है वो एज ग्रुप के हिसाब से उसके बात चल रही है। अब आपने देखा यहाँ पर चिल्ड्रन के नाम या चिल्ड्रन की जो कैटेगरी आ रही है वो यहाँ पर मतलब इस 4 कैटेगरी में से तो मतलब बिल्कुल लास्ट में कह सकते हो, या लास्ट में भी नहीं है। लास्ट में जो बताया जा रहा है 50 साल से कम के बच्चे को, तो सॉरी 50 साल से कम के एडल्ट्स को, और बच्चों का नाम निशान मतलब है नहीं, वहां पे कोई खास वो नहीं है। तो ये जो है, या जो इनकी कैटेगरी है 4th कैटेगरी में आने, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है एज ग्रुप के हिसाब से जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर मानते हैं तो इसके कारण भी कई जगह मतलब यानी कि आपको पता है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों में भी फैला हुआ है, ठीक है, युवा में भी काफी है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन आती है और इन लास्ट भी हो सकता है, स्थिति बेकाबू हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो इसीलिए ये एक चैलेंज यहाँ पर बताया गया है। लास्ट है बाइंग वैक्सीन। वैक्सीन को बाई करना भी एक जो है आपका चैलेंज है। वो कैसे है, बिकॉज गवर्नमेंट मतलब यानी कि क्या करेगी कि ऐसी संभावना है, दिस इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की ऐसी पॉसिबिलिटी है या ऐसी संभावना है कि अलाउिंग कंपनीज टू परचेज वैक्सीन, ये कंपनी को अलाउ करेगी हेलो हेलो, आवाज आवाज कट गई। हाँ आवाज कट गई है। बाइंग वैक्सीन से ही कटी। हाँ क्या कह रहे इससे जो आवाज कट गई। वैक्सीन जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से आवाज ही चली गई। अच्छा, ये वैक्सीन वाला बाइंग वैक्सीन, हाँ उसके आगे कोई नहीं। बाई वैक्सीन में ये बताया गया है कि जो खरीदने की बात चल रही है वैक्सीन को, उसमें भी एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है, ये कंपनी जो है गवर्नमेंट उन्हीं कंपनी को ये मतलब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट देगी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर जिनकी इच्छा होगी कि अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाए, या जो इसे खरीदने की इच्छा रखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिनके पास पैसा नहीं है या फिर जो इसके पास इसके एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ये काफी बड़ा चैलेंज है कि इस वैक्सीन को उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो बाइंग वैक्सीन भी एक चैलेंज बना हुआ है इस टाइप से। तो ये हो गया हमारे सारे चैलेंजेस जो आज के न्यूज़पेपर में दिए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के रिलेटेड। क्लियर है ये सारी चीजें? यस सर। आगे देखिए आप लोग, एक आर्टिकल आया है चीयर अप के नाम से। चीयर अप वैसे हंसी होती है, हंसना होता है, जैसा कि आप लोग पता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इस छोटे से आर्टिकल में क्या बताया गया कि जो आदमी हंसता है, ठीक है, या जो आदमी ज्यादा खुश होते हैं, ये तो साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है उनके टर्म में कि जो पॉजिटिव अफेक्ट है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो ही उसे प्रदर्शित करते हैं, उसकी हंसी को, उसके चीयर अप को, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। टेस्टिंग टेंटल्स में क्या बताया गया, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक खोज की है और उन्होंने पाया है कि जो मैकेनिज्म है आपके ऑक्टोपस फोर्जिंग का, उसमें क्या है मतलब यानी कि एक्चुअली, एक मिनट, टेस्टिंग टेंटल्स के बारे में, इसमें क्या है, ये एक जीव है,
ठीक है। और इस मतलब एक जीव के बारे में बताया गया है और उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने जो शोध करता है, जो खोज करता है, उन्होंने पाया है कि जो उनके टच और टेस्टिंग की बात चल रही है, ठीक है, जो इन ऑक्टोपस के अंदर टच और टेस्टिंग का उनके बारे में, जो उनके स्पर्श लेने के या स्वाद जो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स ही क्या करते हैं, मतलब उनके टेस्ट लेने में या किसी चीज को टच करने में उनकी मदद करता है। जैसे कि और एक चीज और बताया गया है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर, पानी में कभी भी घुलते नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ टच करके ही अपने शिकार का, अपने प्रे का पता लगा लेते हैं कि इनका शिकार कहाँ है, यहाँ पर ये बताया गया है। अगला है एंशिएंट स्केलेटन ऑफर्स क्लूज ऑन प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा मतलब प्राचीन इतिहास, हिस्ट्री से पहले हो गया आपका, कि एंशिएंट स्केलेटन जो आपके खोपड़ी या कंकाल की बात चल रही है, प्राचीन कंकाल की, उसके बारे में न्यूज है। और इसमें क्या बताया गया है, एक्चुअली एक वुमेन मिली है, डाइड वुमेन मिली है, और वो 5000 साल पहले की है, ठीक है, 5000 साल पहले की है। और वो जो वुमेन है, मतलब यानी कि उसका नाम, उसे कहा जाता था लेडी ऑफ बाइटिकाउ, ठीक है, ऐसा उसका नाम दिया गया था। और वो नजदीक के गांव में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी, यूके मार्क रीजन में मिली है, ऐसा बताया गया है। और ये मतलब यानी कि याद है आप लोगों को, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें ज्यादातर लेडीजे शिकारी जो थे वो लेडीजे बताई गई थी, और उनकी एज 17 to 19 के बीच में लगभग बताई गई थी, हाँ यस सर, बताया ठीक है। था। तो उसी, हाँ, तो उसी से संबंधित है कि जो ये मिले हैं लगभग 5000 ईयर्स पहले के हैं, और इसे लेडी ऑफ बाइटिकाउ के नाम से भी जाना जाता है। और इन्वेस्टिगेशन ने, अब इनकी जो टीम है जो मरे हैं, मतलब यानी कि उसमें ज्यादातर जो मौत हुई है वो 30 to 45 एज के है, ठीक है। मतलब यानी कि जो ये लेडी मरी थी, इसके बारे में, जो 30 to 45 एज के जो ये लेडी मिली है उसकी बात चल रही है, और ये 5000 साल से पहले की है। आगे देखते हैं। शॉक इन द सन, स्लीप अर्ली एंड टाइड टू अवॉइड मायोपिया। मायोपिया के बारे में तो वर्षा जी आप बताइए, क्या आपको कैसा रोग होता है ये, है वर्षा जी? नरवानी जी पता नहीं कहाँ है। है, कर लिया उन्होंने माइक को ऑन। अच्छा अच्छा। क्या होता है ये मायोपिया? मायोपिया मायोपिया हम्म तो आई रिलेटेड ना, इसमें मायोपिया में ना जो आई बॉल्स होती है उसका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। क्या कहा आपने, रिपीट कीजिए, क्या बड़ा हो जाता है? आई बॉल होता है ना मायोपिया, हाँ, आई बॉल से रिलेटेड है वैसे। ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड है, हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है ये। नहीं वैसे डॉक्टर को नॉलेज होती है ना, इसलिए पूछा। ऑप्थेल्मो का है, हम लोग रेडियोलॉजिस्ट हैं। चलिए कोई नहीं, इसमें देखिए ये क्या है, जैसे कि वर्षा जी ने बताया बिल्कुल सही है, ये हमारे आईबॉल से संबंधित एक रोग है, और जो कि मतलब रेटिना पर काफी ज्यादा इसका प्रभाव भी पड़ता है, और जिसके कारण हमारी नजर भी खराब हो सकती है। इसमें क्या बताया गया है एक्चुअली, कि इसके लिए पहले तो ये है कि एट दिस रेट 2050 64 मिलियन चिल्ड्रन जो है ये, इनको मतलब यानी कि ये रोग हो सकता है, इससे ये ग्रसित हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे बताया कि आईबॉल जो है वो लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उनकी जो फोकस, किसी चीज पर फोकस करने की जो पावर है ना कॉर्निया के, वो भी उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनके लेंस पे इफेक्ट पड़ता है। और फिर उसके बाद जो रेटिना के सरफेस पे जिसका असर पड़ता है, और उन्हें किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को क्लियर मतलब वो नहीं देख पाते हैं। और खासकर क्या होता है, किसी भी चीज को जो नजदीक की चीज होती है वो भी क्लियर नहीं देख पाते उसमें। और इसके बारे में बताया गया कि 2000 के अंदर लगभग 25% जो मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 25% जो है वो इस रोग से ग्रसित थे। देखिए 2000 की बात, लगभग 25%, और 2050 तक ऐसा अंदाजा है कि ये 50% हो जाएगा, जिसमें जो है आज से मतलब यानी कि आपके 30 साल बाद देख लो, लगभग ये डबल हो जाएगा, 25 से 50 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके लिए पॉलिसी कुछ बताएगी ये, इसको बचाने के लिए कुछ पॉलिसी अपना सकते हैं, कुछ नीतियां अपना सकते हैं, ठीक है। स्कूल ग्राउंड में प्ले करवा के, ठीक है, उन्हें उसके बारे में गाइड करके, जैसे ये बताया गया, देखिए यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है, कट रही है थोड़ी सी बस।
ऑल स्कूल्स ड्यूरिंग स्कूल्स आवर एवरी डे, मतलब नहीं कि यहाँ पर रिसेस टाइम जो होता है 60 मिनट का मैंडेटरी होना चाहिए। और क्योंकि रिसेस टाइम में लोग क्या करते हैं, बच्चे ग्राउंड में खेलेंगे, ग्राउंड में धूप होती है, तो धूप जो होगी यहाँ पर, जो ताप होगा उनकी आंखों के लिए सही होगा और इस रोग से दूर होने में भी उनकी मदद करेगा, ऐसा यहाँ पर मानना है। ठीक है, और या फिर ऐसा एक कैरिकुलम बनाना चाहिए ताकि इस चीज को भी अपनाया जा सके। और प्लेग्राउंड के अंदर एनफ स्पेस होना चाहिए, ये बताया गया, वही चीज हो गई, वापस रिपीट कर रहा है। और स्मार्टफोन्स के यूज को नेग्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि इसका यूज कम से कम करें, ताकि हमारे नियर विजन पे बहुत कम इफेक्ट पड़े या इफेक्ट ना पड़े या हमें नुकसान ना हो, हमारी आंखों को नुकसान ना हो। और भी काफी रीजन बताए गए हैं कि ऑल दीज आर ऑब्वियस एंड येट नॉट फॉलोड, ये सारी चीजें जो फॉलोड नहीं होती है ड्यू टू इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट सोर्स, ये सारे रीजन बता दी कि आर्थिक तंगी भी हो सकती है, वित्तीय तंगी भी हो सकती है, या रियल एस्टेट संबंधी भी, या फिर सामाजिक भी स्थिति, उसके कारण भी मतलब ऐसा हो सकता है। बट एट लीस्ट स्कूल एंड कॉलेजेस इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अटेम्प्ट टू डू दिस। परंतु आपको पता है आज के टाइम में गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, चाहे गवर्नमेंट में जाए या प्राइवेट में, लगभग मोस्टली पॉपुलेशन जो है स्कूल में जाते हैं। और जब मोस्टली बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो इट मींस स्कूल अगर चाहे तो इन चीजों को सुधार सकता है। ये सारी चीजें वहां पर अपने एनवायरमेंट में, अपने स्कूल के एनवायरमेंट में इंक्लूड करके ताकि मतलब ऐसा माहौल बनाए ताकि बच्चों को इससे संबंधित कोई इशू ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में। बस आज का जो है आपका द हिंदू के अंदर इतने ही थे। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के और कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अदर रिसोर्सेज जो है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए या अदर न्यूज़पेपर हो Okay. गए। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा जो न्यूज है या आर्टिकल्स, पहला है फास्ट रेडियो बर्स्ट। इसमें क्या है, नासा ने एक रिपोर्ट किया है 28 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल को, कि इसमें ऐसा बताया गया है, इट ऑब्जर्व दैट ए मिक्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे का और रेडियो सिग्नल का जो मिक्स है, ठीक है, उन्होंने मिश्रण देखा है। कहां पर मिश्रण देखा, नेवर ऑब्जर्व बिफोर इन द मिल्की वे, और आज तक आकाश गंगा में इन्होंने इस टाइप से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देखा है। सिग्निफिकेंटली वी फ्लेयर, सॉरी द फ्लेयर अप इट ऑब्जर्व्ड इंक्लूडेड द फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट। और बताया गया है कि मतलब यानी कि सबसे फास्ट रेडियो बर्स्ट गैलेक्सी में ये अब तक का देखा गया है। और इसके बारे में आप देखते हैं कि फास्ट रेडियो जो बर्स्ट है ये क्या है। फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है एक्चुअली एक चमकीला सा, मतलब यानी कि एक चमकीली सी लाइट है या लहरें हैं लाइट की, ठीक है, रेडियो वेव्स कह सकते हो, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होते रहते हैं, जिसमें whose durations lie in the mile second scale, जिसके ड्यूरेशन जो है मिली सेकंड स्केल पे होती है। और बिकॉज ऑफ विच इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, क्योंकि इन्हें पहचानना है बहुत ही मुश्किल होता है। एंड डिटरमाइन देयर पोजीशन, और आकाश में उनकी स्थिति कहाँ पर है हम इस चीज के बारे में भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जो एफआरबी के रिसोर्सेज है वो अप्रैल में उन्हें डिटेक्ट किया गया था, जिनमें काफी ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक, जो कि एक बहुत मतलब इनके पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार था, और उसे मैग्नेटर के नाम से जाना गया, उसे रेफर्ड किया गया मैग्नेटर के नाम से, और उसे SGR 1935 प्लस 2154 या SGR 1935 के नाम से जाना गया। और ये जो which is located in the constellation Valpukela and is estimated to between 14,000 to 41,000 light years away। इसकी दूरी मतलब लगभग 14,000 से लेके 41,000 लाइट ईयर दूर बताई गई, इतनी दूरी बताई गई। और ये कहाँ पर है, ये आकाश गंगा के अंदर ही ये कोई मतलब नहीं कि है जगह, वहां पर बताया गया कि ये उसमें स्थित है ये चीजें, ठीक है। बिफोर अप्रैल दिस ईयर, इस साल में अप्रैल से पहले साइंटिस्ट को मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला था एफआरबी के रिगार्डिंग, लेकिन उन्हें अब अप्रैल में, जैसे मैंने बताया अप्रैल 18 को उन्हें एक एविडेंस मिल चुका है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं या किस टाइप से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही चीजें बताई गई है। आगे है व्हाट इज मैग्नेटर। इसमें अभी एक आया था मैग्नेटार, जो कि स्टार्स का, और उसका बताया था कि नासा के अकॉर्डिंग मैग्नेटार जो एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। द क्रस्ट
सिटी साइज रिमेन्स ऑफ स्टार्स मैनी टाइम्स मोर मैसिव देन आवर सन, मतलब यानी कि हमारे सन से भी ज्यादा मैसिव दिखाई देता है, ज्यादा द्रव्यमान होता है, जिसका ज्यादा भार होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सच स्टार इज वेरी पावरफुल, और इस प्रकार के तारे का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय जो शक्ति होती है, क्षेत्र होता है, वो काफी मजबूत होता है, काफी पावरफुल होता है, जो कि एक रेफ्रिजरेटर के मैग्नेट से लगभग 10 ट्रिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, 10 ट्रिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। और न्यूट्रॉन्स स्टार्स जो होते हैं ये कब बनते हैं, जब किसी भी स्टार का मैस मतलब सॉरी किसी भी स्टार का मैस कोर जो है, ठीक है, किसी भी स्टार का जो कोर है वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अंडर में चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण कोलैप्सिंग होती है उसमें, और जब वो अपनी लाइफ खो रहा होता है, मतलब जब वो तारा खत्म होने को होता है, तब उसी स्थिति को हम न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन मतलब यानी कि शून्य कह सकते हैं, शून्य स्टार। तो शून्य कब होगा, जब वो एंड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अगला है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है 3rd है, एंड 5th जो है नीचे से है, ऐसा बताया गया है, ठीक है, देशों के बीच में है, जहां पर 19 साल की जो लड़की होती है और जो लड़के होते हैं उनका जो बॉडी मास होता है वो काफी लो होता है। और ये लैंसेट में एक स्टडी के अकॉर्डिंग इसे पब्लिश किया गया था, ठीक है। एक मिनट आगे चलते हैं, इसमें और पता लगेगा आप लोगों को। इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। द स्टडी प्रोवाइड्स, इस स्टडी ने इस अध्ययन में ये पता लगा कि जैसे कि जो न्यू एस्टिमेट्स होते हैं फॉर हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए, तो एंड बीएमआई ट्रेंड्स इन 2019 अक्रॉस 200 कंट्रीज आफ्टर एनालाइजिंग डाटा, लगभग 2081 केसों का अध्ययन किया गया 200 कंट्रियों में, और वो भी 2019 में, तब ऐसी स्टेटमेंट निकलकर सामने आई। और बीएमआई के अंदर मेजर किया जाता है किसी का भी वेट, ठीक है, और जिसे डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर ऑफ हाइट से इन मीटर के अंदर, तो इसी से बीएमआई का पता लगता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO है, उसने एक गाइडलाइन प्रिफेयर की है, एक डिफाइन किया है बीएमआई को, और उसकी रेंजिंग जो की है उसने 18.5 से लेके 24.9 तक, जिसमें ओवरवेट जो है 25 या इससे ऊंचा भी हो सकता है, और जो ओबेसिटी है वो 30 या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। जो और एक चीज और है, जो बीएमआई के लिए एज बताई है वो बताई है 19 ईयर ओल्ड, चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, ठीक। और उसके बाद जो बॉयज जो 19 इयर्स ओल्ड होते हैं वो उसमें तो लगभग 166.5 सेंटीमीटर के तो लड़के हो गए, और 155.2 सेंटीमीटर की लड़कियां हो गई। और जो इस से वेल बिलो द हाई ऑफ नेदरलैंड बॉय, जो कि नीदरलैंड के लड़कों से मतलब यानी कि क्या होता है, काफी लो होते हैं। देखिए नीदरलैंड के लड़कों का 183.8 है, जबकि यहाँ का इंडियन का 166.5 है। और गर्ल्स का जो है यहाँ पर 155.2 है, जबकि वहां पर 170 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो हाइट है वो यहाँ के इंडियन की नीदरलैंड से काफी कम है। तो इसी हिसाब से एक बीएमआई स्टडी की गई है जिसमें उनके वेट को देखा गया, और बीएमआई वेट को बताया गया कि जो है और देशों की कंपैरिजन में हमारे देश का काफी कम है। आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। नेशनल वाटर अवार्ड, एक अवार्ड्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये अवार्ड जो है जल शक्ति को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है, वाटर रिसोर्सेज के जो डिपार्टमेंट है उसने आपके सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड NWAS 2019, इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की है, जो कि 11-12 नवंबर को 2020 में होनी है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है मोटिवेशनल किसी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और किस रिगार्डिंग उनके वाटर रिसोर्सिंग कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के, ठीक है, उनके रख रखाव या उनके संरक्षण से संबंधित चीजों को करने के लिए उन्हें ये दिया जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड की जो विनर कैटेगरी होती है उसे अलग अलग कैटेगराइजेशन में, जैसे ट्रॉफी भी दी जाती है, कैश प्राइज भी, या और भी कुछ अलग से। द अवार्ड्स विल बी गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ, और ये किसके द्वारा, सिर्फ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर हो गया आपका नेशनल वाटर अवार्ड। इसके बाद है गवर्नमेंट टेकथॉन 2020। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट टेकथॉन जो है 2020 आपका, इसमें एक 36 घंटे का, ठीक, इसमें क्या है देखिए, पहले तो एक वर्चुअल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय IEEE, मतलब IEEE के द्वारा, एक ऐसी संस्था है कह सकते हो आप, ठीक है, जो कि
IEEE के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रही है और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है ऑरकल जो है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एंड ऑरकल under the aegis of Ministry of Electronic and Information Technology, Government of India witnessed a successful conclusion on 1st November 2020. इसमें इन्होंने एक कह सकते हैं आप, जो संस्था है ये 36 घंटे का एक वर्चुअल किसी चीज का रिकॉर्ड या किसी चीज पे 36 घंटे इन्होंने प्रैक्टिस किए, तो उसके निष्कर्षण के बारे में बात चल रही है। तो वो निष्कर्षण क्या है, इसमें बताया गया कि सॉल्टलाइज्ड 447 इथेनेस, ठीक है, 447 जो है आपके उत्साही जो लोग थे, जो 100 टीम से थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पर देखा गया, और जो कि 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर के द्वारा मतलब ये सारी चीजें देखी गई थी, ठीक। और 3 सेंट्रल मिनिस्टर कौन थे, वो जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री थे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर, एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और एक हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका। ये 3 वहां पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री थी जो ये सब देख रही थी। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो है वो ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अटैच है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1976 के तहत की गई थी। और IEEE जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे काम करती है। और Oracle क्लाउड ऑफर जो है एक ऐसा एप्लीकेशन है जो किसी मार्केटिंग या सर्विसिंग या ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस रिलेटेड या सप्लाई चेन से संबंधित इनके प्रोग्रामों में इसे इंक्लूड या इंटीग्रेट किया जाता है, कह सकते हैं। Oracle एक लैंग्वेज है, सुना होगा आप लोगों ने शायद। हाँ सर। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और IEEE जो है आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गया और NIC सबको पता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर इसके बारे में बताई गई थी इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। इंडिया इटली रिलेशन, इंडिया और इटली के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है 2018 में उन्होंने प्रोफेसर के साथ इंडिया में मतलब इनकी विजिट किया था एंड अप्रिशिएटेड द रैपिड ग्रोथ इन इंडिया इटली रिलेशनशिप। और उन्होंने जो इंडिया और इटली का जो रिलेशनशिप चल रहा है उसे काफी ज्यादा मतलब अप्रिशिएट किया और उस ऑन द रीजनल एंड इंटरनेशनल इशू, जो भी धार्मिक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते थे दोनों साइड से, दोनों मतलब आराम से मिलते थे। G20 की उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया, कोऑर्डिनेशन के लिए वो एग्री हुए, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो आपकी इटली विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन दिसंबर 2021। इसके कारण ही G20 के जो दिसंबर में 2021 में मीटिंग होने वाली है तो उसमें इटली जो है प्रेसिडेंसी का रोल करेगा। और इसमें फॉलोड बाय इंडिया इन 2022, जिसे 2022 में इंडिया के द्वारा फॉलो किया गया। टुगेदर इंडिया एंड इटली विल बी पार्ट ऑफ G20। इस प्रकार देख सकते हैं कि इंडिया और जो इटली है जो G20 है उसमें दोनों इसके हिस्से होंगे एक साथ ही। और इंडिया वेलकम्ड इटली डिसीजन टू ज्वाइन ISA, और इंडिया ने इटली के जो ISA को ज्वाइन करने का जो निर्णय है उसका भी वेलकम किया है, उसका भी स्वागत किया है। और 15 इसके लिए MOU और एग्रीमेंट साइन हुए हैं इन दोनों के बीच में, जो एनर्जी से रिलेटेड, फिशर से रिलेटेड, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड काफी ज्यादा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक मतलब इनकी ये सारे MOU एग्रीमेंट इनके बीच में साइन अप हुए हैं 15, ठीक है। दोनों कंट्रीज जो है लगभग, इसमें केरल के तट पर मछली पकड़ने का काम होता है, फिशिंग का काम होता है, ठीक है। केरल के तट पर वहां पर दोनों देशों के द्वारा किया जाता है और काफी लंबे समय से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इस प्रकार ये भारत और इटली के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, लगभग ये लास्ट ही आपका 2 पेज है। इसमें देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें क्या बताया गया आपका कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अनाउंसमेंट की है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रिगार्डिंग इंडियन नॉलेज के लिए, ठीक है। भारतीय नॉलेज सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अनाउंसमेंट की है और उसके तहत क्या होगा, इस सिस्टम के सेटअप होगा IIT खड़गपुर में, ठीक है। खड़गपुर भी इसे कहते हैं यहाँ पर। और इसके बारे में कि इनोग्रेटिंग द इंटरनेशनल वेबिनार टाइटल भारत तीर्थ, भारत तीर्थ के इसका मतलब यानी कि जो इस वेबिनार है उसका जो नाम है, जो टाइटल रखा गया है वो भारत तीर्थ रखा गया और इसी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और ये
किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, कह सकते हो आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। और इसका काम है इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, उनके ब्रांचेज आना, और ताकि नॉलेज को और बढ़ाया जा सके। आईआईटी जो खड़गपुर है हैज अटेम्प्टेड टू इंटरसेप्ट द स्पिरिट ऑफ द इंडिया, हर चैलेंजेस इन द प्रेजेंट टाइम्स एंड टेकन द राइट मेजर्स थ्रू द इनिशिएटिव लाइक भारत तीर्थ एंड रिसर्च। इसमें ये कहा गया है आपका कि जो खड़गपुर है उसने भारत की भावना या वर्तमान में जो भी उसकी चुनौती है उसके सामने, चाहे तीर्थ संबंधी हो या किसी भी रिसर्च से संबंधी हो, तो उसमें उसे सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश की है। अब अगला है म्यांमार 1982 सिटीजनशिप लॉ, 1982 का म्यांमार का नागरिकता का जो कानून है उसके बारे में हम बात की जा रही है। म्यांमार जो, क्या कह रही है? म्यांमार। एक्चुअली म्यांमार, मैं तो शुरू से म्यांमार ही बोलता हूँ इसे, और कई लोगों ने मेरे से यही कहा है कि भाई पता नहीं ये म्यांमार हो क्या है कि म्यांमार होता है। ओके, आगे चलिए। फिर से आवाज चली गई। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। यस सर। तो म्यांमार के सिटीजनशिप लॉ के बारे में बात चल रही है। म्यांमार में हुआ क्या था, एक्चुअली यहाँ पर जो चीफ सीनियर जनरल थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो यहाँ की जो सिटीजनशिप नागरिकता को इश्यू करने की बात है, ठीक है, तो वो मैटर ऑफ डोमेस्टिक लॉ है। और इसके बारे में बात कही गई कि जो म्यांमार का आपके जो नागरिकता है 1982 का, वो आइडेंटिफाई करता है 135 इंडिजेनियस इथेनिक ग्रुप को, ठीक है, और कुछ बंगालीज को और कुछ रोहिंग्या को, जो कि उनके बीच में नहीं थे। और इसके बारे में और बात कही गई है कि जो रोहिंग्या थे वो मतलब यानी कि रोहिंग्या जो वहां रह रहे थे, जो म्यांमार के टेरिटरी में रह रहे थे, ठीक है, वो वहां के नहीं थे, वहां से बिलोंग नहीं करते थे। तो जो इश्यू ऑफ सिटीजनशिप की बात चल रही है, ठीक है, वो उनके लिए नहीं था, और इसी कारण उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया उनके इंटरनेशनल इंटरवेंशन के लिए, ऐसा म्यांमार की रिपोर्ट में बताया गया है। और यहाँ पर ये आपका ये आर्टिकल भी फिनिश हुआ। अगला है हजीरा घोघा आरो पैक्स फेरी सर्विस, ये सर्विस एक शुरू की गई है, ठीक है, ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेशन किया है एक सर्विस का, आरो पैक्स टर्मिनल का, ठीक है, और उन्होंने उसे हरी झंडी भी दिखा दी है इसी सर्विस के लिए। कहाँ से ये सर्विस होगी, हजीरा से लेके घोघा, घोघा कहाँ है, गुजरात में, और संडे को इसका इनोग्रेशन हुआ है, मतलब यानी कि आज ही। और हजीरा घोघा आरो पैक्स जो सर्विस है ये क्या है, गेटवे टू साउथ गुजरात एंड सुसात सॉरी सौराष्ट्र रीजन। ये जो आपकी सर्विस है हजीरा घोघा रो पैक्स, ये एक नौका सेवा है, याद रखना ये नौका सेवा है, ठीक है। और ये नौका सेवा की जो सर्विस है ये आपके दक्षिण गुजरात से लेके सौराष्ट्र क्षेत्र के पूरे में मतलब काम करेगी। और इसमें लगभग 370 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर तक, मतलब यानी कि इसकी दूरी को इसने कम कर दिया है। जो इनके बीच की दूरी थी लगभग इतना किलोमीटर, इस सर्विस को शुरू होने से इनके बीच की दूरी कम हो गई है। और जो रिड्यूस्ड कार्गो ट्रेवल टाइम, मतलब ट्रेवल का टाइम भी कम हो गया, और तो इसके जब ट्रेवल का टाइम कम होगा तो इसका फ्यूल का काम भी, मतलब यानी कि 9000 लीटर पर डे फ्यूल बचने लगा एक दिन का। और जिसके कारण जब इतना फ्यूल बचेगा तो CO2 इमिशन भी घटेगा। तो CO2 इमिशन जो है वो भी एक दिन में 24 मिलियन टन हो गया, ठीक है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। विद द ऑनसेट ऑफ फेरी सर्विस द पोर्ट सेक्टर, फर्नीचर एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन विल गेट ए बिग बूस्ट। मतलब यानी कि जो फेरी सेवा थी या फेरी सर्विस थी, उसने क्या किया, फर्नीचर की सर्विस को, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को, इनमें कच्छ रीजन में जो कच्छ का क्षेत्र है वहां पर इन्हें बढ़ावा दिया। और बेनिफिट्स ऑफ enhanced connectivity through this ferry service will also result in the increased inflow of the tourist। सबसे मेन तो ये टूरिस्ट को बढ़ावा देगा, वहां पर लोग सैलानी आ सकते हैं, घूमने आ सकते हैं, ठीक है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गिर मतलब गुजरात हो गया, हमारे गुजरात में एक जगह है गिर, ठीक है, तो वहां पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में उसको भी ये बढ़ावा देगा, टूरिस्टर का एक अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है, ऐसा बताया गया है। तो ये सर्विस शुरू हुई है, कहां से कहां, किसने की, कब की है, ये चीजें इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये? जी।
आगे देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल डे 6 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। किस लिए ऑब्जर्व किया गया? कौन सा डे है? फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशंस एनवायरनमेंट को 2001 के अंदर 2001 से लेके 2001 में यूएन जनरल असेंबली ने 6 नवंबर को एक डिक्लेरेशन की थी और उसी डिक्लेरेशन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब 6 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया था एज ए प्रिवेंटिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। और 2016 में ही यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था जिसमें हेल्थी इकोसिस्टम को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई थी और बताया गया था कि जो रिस्क बढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग उसे कम किया जाएगा। इट आल्सो रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिस्टेड इन द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन एंटाइटल्ड ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर बताया गया है कि जो 2030 का एजेंडा जो रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको यहाँ पर प्राप्त करने की बात कही जा रही है इसी के द्वारा। अगर जैसे कि यहाँ पे साफ साफ पता है प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट मतलब रोक रहे हैं। और किसे रोक रहे हैं? एक्सप्लोटेशंस को, एनवायरनमेंट के एक्सप्लोटेशन को। जब रोकेंगे तो कॉमन सी बात है जो 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का, उसे हम आसानी से मतलब यानी कि अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही बताया गया है आपका इंटरनेशनल डे जो हम 6 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये 5 नवंबर को सेलिब्रेट मतलब बताया गया था, इसे मनाया गया था 5 नवंबर को सुनामी डे के रूप में। और क्यों? एक तो 2020 में जो सुनामी अवेयरनेस डे है आपका एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कम्युनिटी लेवल, नेशनल राष्ट्रीय और कम्युनिटी लेवल के डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए इसे 2020 में मनाया गया था। और इससे क्या होगा? इसमें बताया गया कि ये जो ईयर है ऑब्जर्वेशन प्रमोट द सेंडाई 7 कंपेजन, मतलब सेंदाई 7 अभियान को ये बढ़ावा देता है। और इसमें बाढ़ से लेके, तूफान से लेके, सुनामी से लेके, मतलब जो लगभग आबादी है, लगभग बताया गया कि 50% के कारण लगभग 2030 तक आधी हो जाएगी। 50% आबादी जो है 2030 तक इसके कारण लगभग कम हो जाएगी। और जो आपका सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जापान। ये मतलब जापान के दिमाग की उपज थी, जापान की मतलब जापान की सोच थी कह सकते हो, विच ड्यू टू इट्स रिपीटेड एक्सपीरियंस, जो कि उसके अनुभव के बारे में, उसके रिपीटेड एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सपीरियंस के कारण था। ठीक है। और आगे बताया कि यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो UNDRR है facilitates the observations of World Tsunami Awareness Day in collaboration with the rest of United Nations systems। मतलब यानी कि यहाँ पर जो आपके संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण है उसके संयुक्त राष्ट्र के बाकी सिस्टम के सहयोग से ये जागरूकता दिवस की बात चल रही है, मतलब अवेयरनेस डे के रूप में मनाया है। सिंपल सी तो बात यही है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो मेन है ये कब मनाया गया और क्यों मनाया गया और इसका क्या हो सकता है, क्यों मनाया जा रहा है और 2030 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। बस आज का टाइटल, आज का टॉपिक फिनिश हो गया, इतना ही था। और आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर द हिंदू का कंप्लीट सेशन एंड होता है। डेट्स